नमस्कार दोस्तों, चलिए आज Q&A करते हैं। आपके काफी सारे क्वेश्चंस आए, मैं एक एक करके सभी क्वेश्चंस लूंगा, जितने हो सके उतने। बाय द वे, आपके कोई क्वेश्चंस है तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। आई ट्राई टू आंसर इन नेक्स्ट वीडियो। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है बीएससी के लिए, और ये क्वेश्चन पूछा गया है रंजीत 31315 कुमार टू का। सर, बीएससी का लॉन्ग टर्म 2 years फ्रॉम नाउ एट दिस प्राइस गुड और वेट, क्या करना चाहिए? तो ओके, बीएससी देखिए, ऑफ कोर्स बीएससी ये स्टॉक नो ऑलमोस्ट 2000 के लेवल तक गिर चुका था, लेकिन बाद में वापस एक अच्छी खासी रिकवरी आई। और तब ऐसा टेंशन था कि भाई ये जो डेरिवेटिव्स के जो वॉल्यूम होंगे वो ड्राई अप हो जाएंगे, और उसके वजह से ना बीएससी को इम्पेक्ट आएगा। लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि बीएससी के डेरिवेटिव्स में स्टेबिलिटी आएगी, और वॉल्यूम धीरे धीरे आई थिंक 2027 में बढ़ेगा। थोड़ा प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन ऑलरेडी वो फोकस कर रहे हैं, तो एक तरह से कह सकते हैं उनका जो वो स्टार म्यूचुअल फंड है और जो एसएमई का जो है डिवीजन, दैट इज डूइंग वेरी वेल। तो वो जो नॉन इक्विटी रेवेन्यू स्केल अप धीरे धीरे अगर होता है तो बीएससी को एक स्टेबिलिटी आएगी। हाँ, लेकिन काफी हद तक मार्केट डिपेंडेंस पे डिपेंडेंट रहेगा। थोड़ा ऊपर नीचे होगा तो मार्केट को इम्पेक्ट आएगा। और हमें एक चीज देखनी पड़ेगी कि एनएससी का आईपीओ कब आ रहा है। एनएससी का आईपीओ होगा, उसका जो वैल्यूएशन होगा उससे काफी हद तक बीएससी का भी आगे जाके वैल्यूएशन डिपेंडेंट रहेगा। तो वो चीज आप थोड़ा ध्यान में रखेगा। थोड़ा प्रीमियम ज्यादा है, उसमें कोई डाउट नहीं। अगर मैं देखूँ तो 60 का पी चल रहा है, तो कोई भी ये कम तो नहीं है। लेकिन आई थिंक ये आपको है ना ओवरऑल लॉन्ग टर्म की तरह से देखना पड़ेगा। आप शॉर्ट टर्म देखोगे तो वॉलेटिलिटी रहेगी, लॉन्ग टर्म में आई थिंक ये ठीक ठाक करेगा। अगेन कोई रेकमेंडेशन नहीं है गाइस, यहाँ जो भी बातें चल रही है सिर्फ आपके नॉलेज के लिए है। यहाँ कोई रिकमेंडेशन नहीं है। हम जो रिकमेंडेशन है हमारे www.catapan.in में जाके आप पैकेज देख सकते हैं। और बाय द वे, आपको और डिटेल में स्टॉक रिलेटेड इंफॉर्मेशन या नो सेक्टर रिलेटेड इंसाइट चाहिए, मैं सब कुछ यूट्यूब में नहीं दे पाता हूँ, तो टेलीग्राम चैनल हम मैंने लिंक दी है, वो जरूर ज्वाइन कीजिएगा। मैंने लिंक ऑलरेडी दे चुका हूँ, मैं कमेंट बॉक्स से देखिएगा, ठीक है। तो बीएससी का गाइस मेरे को तो लग रहा है अभी तक थोड़ा वेट कीजिए रंजीत। आई थिंक लॉन्ग टर्म में ये ठीक ठाक करेगा। ओके, अगेन दूसरा क्वेश्चन लेते हैं मुकेश चौबी का। सर, एनवीरो इंफ्रा कैसा है? वेल, एनवीरो इंफ्रा में बहुत गिरावट हमने देखी ना। ऑलमोस्ट ये स्टॉक आप देखें तो अपने हाई से ऑलमोस्ट 53% गिर चुका है। लेकिन तेजी से भागा भी था, बहुत भागा था, क्योंकि उनका ऑर्डर बहुत अच्छा रहा है। लेकिन जो प्रॉब्लम रहा है वो है वर्किंग कैपिटल का। क्योंकि क्या होता है कि अगर आपका ऑर्डर बुक ज्यादा है और आप अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट करते जाते हो तो वर्किंग कैपिटल का इशू होता है। तो वो एक प्रॉब्लम है सबसे बड़ा, जिसकी वजह से ये स्टॉक गिर रहा है। मार्जिन स्टेबिलिटी कुछ 15 से 17% के आसपास रहेगी, और काफी हद तक वो डाइवर्सिफाई भी कर रहे हैं अक्रॉस द स्टेट्स। ओके, लेकिन मेन है कि क्या ये एग्जीक्यूशन ठीक तरह से कर पाएंगे कि नहीं, क्योंकि इनके ऑर्डर बुक सही है, तो अभी बहुत कुछ इनके एग्जीक्यूशन पे डिपेंडेंट रहेगा। और वाटर इंफ्रा जो प्रोजेक्ट्स है ना, ऑलमोस्ट 20% से ग्रो होंगे। एक चीज जो दिक्कत आती है इसमें कि इनके क्लाइंट कंसंट्रेशन काफी हद तक है। को एक दो क्लाइंट जाएंगे तो प्रॉब्लम है। और कहते हैं ना कि प्रोजेक्ट डिले होने का भी चांसेस ज्यादा है, एग्जीक्यूशन रिस्क ज्यादा है। अभी अगर आप देखो तो ये स्टॉक बहुत ही गिर रहा है अपने टॉप से। और ना, ऐसा कोई बुरा नहीं है, अगर आप फाइनेंशियल्स देखो तो ठीक ठाक है। लेकिन यहाँ आपको मेन चीज क्वार्टर टू क्वार्टर ये देखना है कि क्या कैश कन्वर्जन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर वो नहीं हो रहा है तो फिर वापस दिक्कत है। ऑर्डर बुक ऑलमोस्ट 6500 करोड़ की है, तो वो ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि अगर इसका मैं टर्नओवर भी देखूँ, इसका एनुअल टर्नओवर में देखूँ तो ऑलमोस्ट 1100 करोड़ का है। यानी आप देखो कि 6 गुना ऑर्डर बुक है। मेन है एग्जीक्यूशन, चेक करो एग्जीक्यूशन और वर्किंग कैपिटल एनवीरो में आगे जाके यही बहुत सब कुछ डिसाइड करेगा। कोई अभी आई थिंक बने रहे, कोई दिक्कत लग नहीं रही है। ओके, दूसरा एक क्वेश्चन लेते हैं। 1 मिनट। राजा अच्छा, या सर, हेल्पफुल वीडियो सर पवन राय, थैंक यू वेरी मच। डिपार्ट्स 407 जबरदस्त परफॉर्मेंस, आई थिंक कौन से परफॉर्मेंस की बात है? गुड सेशन नेकचंद, ओके थैंक यू। और एक क्वेश्चन लेते हैं राजा सेन। सर, एलटीएमआई सेंको गोल्ड स्टॉक को क्या हो रहा है? ओके, क्या करूं बेसिकली? वेल, एलटीआई माइंट्री अगर आप देखें तो इस बार का जो रिजल्ट था ना, वो इतना ठीक नहीं आया ना। वो रिजल्ट बहुत ही डाउन था, और उसके वजह से ये स्टॉक है ना अच्छा खासा नो गिरा है इवन। और ये अगर आप स्टॉक देखो ना तो
काफी टाइम से, कुछ 2-3 साल से इसका जो एनुअल ग्रोथ रेट है, प्रॉफिटेबिलिटी सिर्फ 5% का है, एंड दैट इज द मेन इशू। ओके, जब आपका ग्रोथ ना आए तो ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो रिकवरी आएगी लेकिन धीरे धीरे आएगी। बीएफएसआई में किस तरह से स्पेंडिंग है उसमें बहुत कुछ डिपेंडेंट होगा, और मार्जिन इंप्रूवमेंट आएगा लेकिन सिनर्जी से आएगा। लेकिन जो मार्जिन पे प्रेशर है वो नियर टाइम पे एआई की वजह से अच्छा खासा रहेगा, और जो डील भी हो रही है ना उसमें कन्वर्जन में काफी हद तक डिले आ रही है। तो एट्रिशन भी अगर आप देखो इसका, तो ऑलमोस्ट 14% के आसपास एट्रिशन है, तो वो कम नहीं है। और मेरे हिसाब से ना जो उनका ग्रोथ है ना वो कंपेरेटिवली स्लोअर है कंपेयर टू पीयर्स, और वो एक दिक्कत आ रही है एलटीआई माइंड की। तो यहाँ नो डाउट इनकी क्लाउड कैपेसिटी और कहते हैं ना कि डिजिटली काफी स्ट्रांग है, पाइपलाइन भी है, लेकिन कहते हैं ना एग्जीक्यूशन और एट द एंड ऑफ द डे मार्जिन पे प्रेशर है। मैं ऑनेस्टली आई एम नॉट टू मच बुलिश अबाउट एलटीआई माइंड। तो जस्ट मुझे ऐसा लग रहा है कि आई थिंक आईटी अभी भी बहुत प्रॉब्लम्स में है। चलो दूसरा, राजा सेन का जो क्वेश्चन दूसरा था वो सेंको गोल्ड के बारे में था। सेंको गोल्ड अगर आप देखें तो सेंको गोल्ड भी थोड़ा नीचे अपने टॉप से, ऑलमोस्ट अगर मैं देखूँ तो 59%, अच्छा खासा डाउन है। लेकिन अभी जो बिजनेस अपडेट्स आए थे काफी सारे कंपनीज के इंक्लूडिंग टाइटन, वो बहुत अच्छे आए थे। और मेरे हिसाब से आई थिंक ज्वेलरी में एक अच्छी खासी डिमांड बढ़ेगी। अभी भी देखो सिल्वर गोल्ड ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के आसपास है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ सेंको गोल्ड का ये हो रहा है कि उनका जो वर्किंग मैनेजमेंट साइकिल है ना वो उनको ठीक ठाक रखना पड़ेगा। मार्जिन स्टेबिलिटी कुछ 7 से 8% के आसपास होगी, और आगे जाके फ्रेंचाइजी राइज होगा तो देखना पड़ेगा कि कैसे कैसे कॉस्ट कंट्रोल करेंगे। पाइन इंडिया क्योंकि वो एक्सपेंशन प्लान कर रहे हैं, तो वहां आपको थोड़ा देखना होगा इंटरेस्ट कॉस्ट और मार्जिन पे इम्पेक्ट आ रहा है कितना है। वो इंटरनल एक्रूवल जो फंड होता है वो यूज करे ग्रोथ करने के लिए। रीजनल कंसंट्रेशन है लेकिन आई थिंक वो ठीक ठाक आगे जाके आई थिंक वो स्प्रेड होगा तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। इन्वेंट्री का, हाँ, एक गोल्ड की इन्वेंट्री होता है तो वो एक रिस्क रहेगा, लेकिन एसेट लाइक फ्रेंचाइजी एक्सपेंशन अगर आगे करते हैं तो उनको प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए मेरे हिसाब से। आई थिंक क्योंकि बाकी सब स्टॉक्स में आप कहते हैं ना कि बाकी सब गोल्ड कंपनीज में आप अच्छा खासा मूवमेंट देख रहे हो, तो आई थिंक बने रहो। स्टॉक अच्छे खासे लेवल पे गिर चुका है, अगर मैं वैल्यूएशन भी देखूं इसका, इतना महंगा नहीं है, 20 का पी है। जबकि अगर आप वो टाइटन देखो है वो सब आई थिंक इफ आई एम नॉट ऑन, यस 88 का पी है, कल्याण का 50 है। तो होल्ड करके रखो। आई थिंक थिंग्स में बेटर नेक्स्ट टाइम। अगेन गाइस यहाँ कोई रिकमेंडेशन है, प्लीज अपना रिव्यू करके ही इन्वेस्ट करना। चले नेक्स्ट स्टॉक लेते हैं अपने। इसका क्वेश्चन राकेश महाजन 4577 का क्वेश्चन है। सर नेटवर्क टेक्नोलॉजी का टारगेट बता दो सर। या मैं आई थिंक उन्होंने लास्ट हमारा जो वीडियो था नेटवर्क टेक्नोलॉजी और ई नेटवर्क और उस पर बात कर रहे हैं, नहीं देखा है तो आप देख सकते हो। लेकिन यार देखो मैं डायरेक्ट टारगेट तो मैं नहीं दे सकता। नेटवर्क टेक्नोलॉजी उसका इस बार का रिजल्ट बहुत ही अच्छा है, शानदार रिजल्ट आया। और कहते हैं ना कि वो एक टेंशन था कि क्या ये इस तरह से, क्योंकि एआई की वजह से ये सब ग्रो वरना भागे थे, क्या इनमें डिमांड उस तरह से। लेकिन हाँ वो एक लग रहा है जिस बार का जिस तरह से 140% का रेवेन्यू जंप है, ऐसा लग रहा है कि ये डिमांड रियल है, ऐसे हवा में नहीं है। और एआई लेड ऑर्डर इनफ्लो अभी भी लग रहा है 2027 में आ सकते हैं। तो ऑर्डर ग्रोथ की जो विजिबिलिटी है नेटवर्क में अच्छी है। मेन है कि क्या वो क्लाइंट डाइवर्सिफिकेशन एक अच्छी तरह से फोकस कर पा रहे हैं कि नहीं पा रहे। मार्जिन स्टेबिलिटी आई थिंक 17 से 19% के बीच में होगी, और वर्किंग कैपिटल अभी धीरे धीरे उनका नॉर्मलाइज हो रहा है। लेकिन कुछ एक दो तीन चीज आपको थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा कि इनका जो एग्जीक्यूशन है ना अभी भी थोड़ा लंपी है। यानी कुछ क्वार्टर में हो रहा है कुछ क्वार्टर में नहीं हो रहा है, और कुछ ऊपर के जो बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं ना वो काफी हद तक रेवेन्यू में कहते हैं ना कि शेयर है उनका। वैल्यूएशन तो हाई, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो वर्किंग कैपिटल देखते रहे पे, अगर मैं वैल्यूएशन की मैं बात करूँ ये अभी 105 के पी पे चले, अगर 105 के पी पे चल रहा है आपको 35 से 40% से रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ रेगुलरली होना चाहिए। अगर वो नहीं होगा तो स्टॉक गिरने के पूरे पूरे चांसेस हो जाते हैं। तो वो चीज़ आपको ध्यान में देखनी पड़ेगी। ऑफ कोर्स काफ़ी हद तक आगे जाके डेटा सेंटर्स एंड ऑल दैट इज गोइंग टू कम, तो वो प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए इनमें। सो कंपनी ठीक ठाक है, अभी रिजल्ट भी ठीक ठाक है, लेकिन क्या ये कंटिन्यू करेगा वो ही है।
वैल्यूएशन ऑफ कोर्स रीच वैल्यूएशन है, तो थोड़ा देख के आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, लेकिन क्योंकि वैल्यूएशन हाई है तो थोड़ा मैं बोल रहा हूँ सतर्क रहिए तो बेटर है। ठीक है, दूसरा एक क्वेश्चन ले लेते हैं। अ, और ये क्वेश्चन है सर, जया डेबर बेरा का, आई हैव E2E 60 स्टॉक्स, ओके, इन 3000 पोजीशन, हाउ कैन आई रिकवरी। अभी देखो यार, E2E की अगर हम लोग बात करें, E2E नेटवर्क भी ने भी रिजल्ट बहुत ही अच्छा दिया इस बार का जो रिजल्ट है, लेकिन जैसे मैंने बोला ना, ये भी AI नेटवर्क की तरह ना, ये भी स्टॉक काफी भाग चुका था, अभी वो ऑलमोस्ट 60% डाउन है अपने टॉप से। ठीक है, रिजल्ट ऑल आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग 40% से आई थिंक जंप आया है। इवन अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी में भी अगर आप देखो तो प्रॉफिटेबल नहीं रहा, इस बार भी लॉस है, लेकिन जो लॉस हुआ क्वार्टर ऑन क्वार्टर नो कम हुआ है। ठीक है, तो E2E नेटवर्क में ऐसा लग रहा है कि नो आगे जाके थोड़ा ये लॉस मेकिंग अगर प्रॉफिट में कन्वर्ट हो तो एक जंप देख सकते हो, लेकिन इबिटा ब्रेक इवन लग रहा है कि 2027 में आई थिंक टारगेटेड है। और काफी स्केल ड्रिवन प्रॉफिटेबिलिटी बिजनेस है ये। क्लाइंट डाइवर्सिफिकेशन धीरे धीरे ये चल रहा है। कैपेक्स का भी आई थिंक बहुत इन्वेस्ट किया है, क्योंकि देखो ये जो E2E नेटवर्क है ना, क्लाउड सर्विस से लेके ना वो काफी, ये कहते हैं ना कि एनवीडिया के चिप्स बाय करते हैं, ये सब उनका जो है ना कैपेक्स ड्रिवन बिजनेस है। तो कैपेक्स ड्रिवन की वजह से क्या होता है कि इनिशियली आपका जो इन्वेस्टमेंट है तो वो काफी हाई होता है, और उसके वजह से ना मार्जिन में इम्पैक्ट आ सकता है, इंटरेस्ट एंड ऑल दैट। इवन अगर आप AI का देखो तो उनका जो काफी हद तक जो बिजनेस है AI की वजह से, इवन नेटवर्क में भी वो है, तो उसके वजह से मार्केट थोड़ा एक्साइटेड है। तो आगे जाके क्योंकि AI इंफ्रा बढ़ रहा है तो एक बड़ा टेलविंड है, लेकिन हाँ वैल्यूएशन ऑफ कोर्स एक्सपेंसिव है। अगर मैं इसका भी देखूं, अभी क्योंकि ये नेगेटिव है तो देखने पे, लेकिन हाँ वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है, लेकिन स्ट्रांग डिमांड भी है। तो यहाँ थोड़ा वेट कर लीजिए, आई थिंक स्टॉक थोड़ा नीचे मिले तो आप सोच सकते हो। अभी क्योंकि इन्होंने 3000 में बाय किया है, अभी तो 22 हो गया, तो अच्छा खासा डाउन है। लेकिन आई थिंक वेट कीजिए, एवरेज मत करना, क्योंकि क्या होता है इन सब में अगर एवरेज करते तो आगे जाके और फंसने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, चलिए और एक क्वेश्चन लेते हैं। वकाडर श्रीदेवी 8389 का, वारी एनर्जीज एंड CG पावर क्या क्या होगा सर। देखो वारी एनर्जीज, देखिए कंपनी अच्छी है, कोई डाउट नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम वो है कि अभी वैल्यूएशन डी रेटिंग हो रही है सभी सोलर कंपनीज के बाद। ये स्टॉक जो 40-50 के पी पे चल रहा था एक समय पे, ये स्टॉक देखो एक समय पे ये ऑलमोस्ट 64 के पी पे था, अभी 27 के पी पे, तो वैल्यूएशन धीरे धीरे अच्छे लेवल पे आ रहे हैं, इनका एग्जीक्यूशन भी अच्छा है। लेकिन इनका 57% जो है ना वो एक्सपोर्ट में है, और US में अभी भी प्रॉब्लम चल रहा है। अभी भी अगर आप देखो तो कह रहे हैं कि ग्रीन एनर्जी को इतना सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो कैपेसिटी वो रैंप अप हो रहा है और नए प्लांट भी डाल रहे हैं, लेकिन क्या उस तरह से कहते हैं ना एग्जीक्यूशन से ज्यादा भी यूटिलाइजेशन होगा क्या। इबिटा मार्जिन धीरे धीरे नॉर्मलाइज होंगे मिड टीन्स में, और कैपेक्स उनका एक चीज है कि जो कैपेक्स है ना वो पूरा ग्रोथ विजिबिलिटी के हिसाब से है, लेकिन वही बोल रहा हूँ ना कि आगे जाके हमें एक्सपोर्ट पे खास देखना पड़ेगा। ये इंडिया और US की ट्रेड डील हो है तो उनके लिए बहुत अच्छा है। वर्किंग कैपिटल साइकिल तभी स्टेबलाइज होगी, और डोमेस्टिक डिमांड स्ट्रांग है, एक्सपोर्ट भी डिमांड है, लेकिन उनको जो प्रॉब्लम आ रही है कि चाइना से बहुत अच्छा खासा कंपटीशन है। चाइना का कंपटीशन यानी उनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना वो सोलर पैनल्स एंड ऑल दैट 30-40% बिलो होते हैं हमारे प्रोडक्शन से, तो कहीं पॉलिसी डिपेंडेंट रिस्क भी है, और कैपेक्स की वजह से ना इनको एक अच्छा खासा कहते हैं ना इंटरेस्ट कॉस्ट भी बेयर करना पड़ता है। तो स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक विजिबिलिटी है, लेकिन बहुत सारी इफ एंड बट्स है, और इतनी सारी कंपटीशन है सोलर में जिसके वजह से एक कह सकते हैं ना कि आप प्रीमियम नहीं दे सकते, और वही प्रॉब्लम है। तो इसलिए कंपनी अच्छी है, लेकिन सेक्टर इतना चल नहीं रहा है सोलर, तो इससे नीचे मेरे हिसाब से थोड़ा वेट कर लो, ज्यादा जल्दी मत को, ऐसा नहीं ये रातों रात भागेगा। देयर इज एक्सेस ऑफ कंपटीशन इन वारी एनर्जीज, ओके, लेकिन हाँ थोड़े नीचे लेवल पे थोड़ा अट्रैक्टिव मुझे अभी लगे। आई थिंक धीरे धीरे अगर आपको करना है तो देख सकते हो इस स्टॉक को, उस लेवल पे आ रहा है जहां वैल्यूएशन अभी धीरे धीरे अट्रैक्टिव हो सकता है। तो CG पावर की बात करें, देखो CG पावर भी
वही प्रॉब्लम है, और मैंने आई थिंक काफी बार टीवी में भी बोला है कि ये स्टॉक नहीं चलेगा जब तक इसका सेमीकंडक्टर यूनिट एंड ऑल दैट विल नॉट कम इनटू पिक्चर, जो आई थिंक मार्च और अप्रैल में शायद ये फर्स्ट हाफ में आना हो चाहिए, क्योंकि ये सेमीकंडक्टर की वजह से भागा था। अभी भी मैं वैल्यूएशन देखूं, ये भाई साहब अभी भी 84 के पी पे चल रहे हैं। ठीक है, अगर मैं देखूं तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं है इनका, अगर देखे तो एग्जीक्यूशन ठीक ठाक है। और लेकिन दिक्कत वैल्यूएशन का ही आता है। ओके, ऑलरेडी सब कुछ परफेक्ट वैल्यूएशन पे, मार्जिन स्टेबिलिटी 16 से 18% के होगा, ऑर्डर भी अच्छे है। और जो जिसके सेमीकंडक्टर वजह जितना भागा है ये स्टॉक, वो अभी भी प्लांट ना ऑपरेशन में नहीं आया है। तो पावर डिमांड तो अच्छी है, आगे जाके वर्किंग कैपिटल भी अच्छा रहेगा। लेकिन वही है कि एक्सपोर्ट एक्सपोजर की वॉलेटिलिटी रहेगी। और सेमीकंडक्टर जब तक नहीं चलेगा उसकी रेवेन्यू कितनी बड़ी आती है, और वो प्रॉब्लम है कि उसकी रेवेन्यू आते आते और 1 साल लग जाएंगे अच्छी तरह से। तो मेरे हिसाब से आई थिंक अभी कुछ मुझे नहीं लग रहा है कि बड़ा जंप आएगा, यहीं आसपास कुछ घूमता रहेगा। और अगर ट्रिगर आएगा तो जैसे मैंने बोला कि सेमीकंडक्टर यूनिट ओपन होता है तो वहां से एक ट्रिगर आ सकता है। ठीक है, चलिए और एक क्वेश्चन लेते हैं। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, संदीप सिंह 79 का पूछे कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और साउथ इंडिया बैंक का क्या करें। वेल, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ऑफ कोर्स ना, ये स्टॉक ने रिकवरी दी, अच्छी खासी रिकवरी दी। ऑलमोस्ट आप देखें तो 68 से 85 तक चला गया, अभी वो थोड़ा नीचे आया है, लेकिन पिछले बार का रिजल्ट इतना खराब नहीं था। अगर मैं प्राइस टू बुक वैल्यू देखूं तो ऑफ कोर्स ये बाकी सब बैंक से सस्ता है, लेकिन ये भी समझना है इसका परफॉर्मेंस ऐसा रहा भी नहीं है कंपैरेटिवली। लेकिन आगे जाके लगता है कि आरओई जो आई थिंक नो 6-7 के आसपास है, वो आगे जाके क्या वो 13-15 होगी। इनिशियली वो क्या 10% जाएगी, वो एक इम्पोर्टेंट है जो शायद 1-2 साल में हो। क्रेडिट कॉस्ट उनका नॉर्मलाइज हो रहा है धीरे धीरे, और नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी ग्रेजुअली इंप्रूव हो रहा है। सो क्योंकि पहले क्या था कि उनके एमएफआई लेंडिंग में काफी हद तक नो बैड डेट्स थे, वो आई थिंक रिजोल्व हो रहे हैं। और अनसिक्योर्ड लोन जो है उसको अभी धीरे धीरे वो रिजोल्व करे। मार्जिन प्रेशर अभी भी है थोड़ा, ऑपरेटिंग कॉस्ट थोड़ा एलिवेटेड है, अभी देखना पड़ेगा किस तरह से वो कंट्रोल करेंगे। लेकिन क्रेडिट ग्रोथ एक्सपेक्टेशन है कि 20% से ज्यादा जाए। तो पहले जो सिनारियो था आईडीएफसी बस का ना 1-2 क्वार्टर पहले, वो काफी हद तक चेंज हो रहा है। सो दैट्स अ पॉजिटिव थिंग। और उनका स्ट्रॉन्ग कासा फ्रेंचाइजी भी है, तो वहाँ आई थिंक कंपनी को काफी हद तक फायदा हो रहा है। सो मेरे हिसाब से आई थिंक ये वेट कीजिए, होपफुली ये देखते रिजल्ट कैसा आता है। अभी तक आई थिंक और आई थिंक धीरे धीरे वो कंपनी काम कर रही है, लेकिन आई थिंक वेट एंड वॉच करेंगे और होल्ड करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेंगे। अगेन गाइज, मैं यहाँ जो भी बात कर रहा हूँ मेरा खुद का इन्वेस्टमेंट नहीं है। हाँ, हमारे क्लाइंट्स का या किसी का हो सकता है, या तो हमारे स्मॉल केस या पोर्टफोलियो में रिकमेंडेशन में आ सकता है। बाय द वे गाइस, हम लोग हमारा स्मॉल केस भी लॉन्च करने वाले हैं इन नियर फ्यूचर, सो कीप एन आई ऑन दैट ऑल्सो, विल लेट यू नो अबाउट दैट ऑल्सो। ठीक है, तो चलिए और एक क्वेश्चन जो साउथ इंडिया बैंक। ओके, साउथ इंडिया बैंक देखिए एक नो ऑलमोस्ट नो अच्छा खासा भाग चुका है ऑलरेडी अपने बॉटम से, लेकिन उसका रिजल्ट भी अगर मैं देखूं तो ठीक रहा, रिजल्ट इतना बुरा नहीं था, लेकिन एक्सपेक्टेशन से थोड़ा कम था। लेकिन ये इम्प्रूवमेंट में है, कंपेरेटिवली काफी इम्प्रूवमेंट में है। और अगर देखें तो नो आरओई इम्प्रूवमेंट आएगा, और नो नेट इंटरेस्ट मार्जिन में स्टेबिलिटी आई थिंक 3.2 और 3.4 के आसपास होंगी। लोन ग्रोथ देखना पड़ेगा क्या ये 15% से ग्रो होगा कि नहीं होगा। जो उनका एक ही जो 2-3 पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है, उनका एसएमई और नो एग्रीकल्चर एक्सपोजर है, तो वहाँ थोड़े एनपीएस बनने के चांसेस बढ़ते हैं। लेकिन आई थिंक मार्जिन सेंसिटिव वो रेट्स में आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। थोड़ा स्केल लिमिटेड है, वो इतनी बड़ी बैंक नहीं है, तो धीरे धीरे ग्रो होगी, लेकिन कासा धीरे धीरे ठीक ठाक हो रहा है मेरे हिसाब से। आई थिंक पीएसयू बैंक्स का कंपेरेटिवली आगे जाके फ्यूचर ठीक ठाक लग रहा है, तो आप होल्ड करके रखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं लग रही है। ओके, चलिए अभी और एक स्टॉक की बात करते हैं, और ये और एक क्वेश्चन ले लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। आपके कोई क्वेश्चन है गाइस, कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। उत्तम चैटर्जी V22T का है कि
सर प्लीज से अबाउट फुटवेयर सेक्टर्स बाटा इंडिया। वेल बाटा इंडिया देखिए यार, ऑनेस्टली आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ दिस कंपनी, क्योंकि ये कंपनी ने परफॉर्म ही नहीं किया है कितने टाइम से। और अगर पीछे अगर मैं 5 साल का भी देखूँ तो -11% रिटर्न है। और यही होता है क्योंकि फुटवेयर में इतनी कंपटीशन होती है ना, आपका हर जगह से कंपटीशन, यानी गली गली में फुटवेयर की शॉप्स होती है, वो डायरेक्ट कॉम्पीट करती है आपसे। मार्जिन प्रमोशन में प्रेशर हमेशा रहता है, क्योंकि कुछ ना कोई प्रमोशन चलाना पड़ता है। अर्बन स्लो डाउन थोड़ा होता है तो उसका भी इम्पेक्ट आ रहा है। और जो स्टोर प्रोडक्टिविटी अभी भी जो है उनकी, वो अनइवन है। कंपटीशन अनऑर्गेनाइज सेक्टर से बहुत बड़ी है, और अभी भी ये सेक्टर ऑर्गेनाइज में नहीं गया, अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज में नहीं गया। तो वही दिक्कत लग रही है, और कॉस्ट इन्फ्लेशन है जिसके वजह से ना फुटवेयर में भी कह सकते हैं ना कि मार्जिन थोड़े कम हुए। तो आई थिंक दिस इज नॉट अ स्टॉक जो आपको एक कंसिस्टेंट रिटर्न देगा ओवर द टाइम। तो यहाँ मेरे एंड से तो आई एम नॉट टू मच बुलिश ऑन दिस। ठीक है, चले यहाँ तक रखते हैं गाइस। सो होप ये सेशन अच्छा लगा होगा, तो डू लाइक इट एंड शेयर इट टू एवरीवन। आप हमारे टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा, एंड आई सी यू सून नेक्स्ट टाइम। आपके क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए, आई ट्राई टू टेक इट इन नेक्स्ट। सी यू देन, बाय। Investment in market securities is subject to market risk. Read all the documents carefully before investing.